क्लास 10th बिहार बोर्ड जियोग्राफी में चैप्टर 1 हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार ख़त्म हो जाए तो लाखों वर्षों लग जाते हैं बनाने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ये नवीकरणीय है, पुनः पूर्ति योग्य, ये बनते रहता है सौर ऊर्जा। तीसरा है तट रेखा से यानी समुद्र तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 नॉटिक माइल, ठीक, या किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो है वो गैर कानूनी तरीके से वो जो अर्थव्यवस्था है संसाधनों का दोहन करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसके बाद हमारा है पांचवा, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 12.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा है सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, संसाधन को परिभाषित कीजिए। रिसोर्सेस यानी संसाधन क्या है वो हमें बताना है। तो संसाधन की परिभाषा हम लिखेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। देखिए, हमारे जो पर्यावरण है, हम आसपास जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कुर्सी, टेबल, कलम, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ये सारे क्या हैं, संसाधन ही हैं। मिट्टी भी संसाधन है, वायु भी संसाधन है, जल भी संसाधन है, हर एक वस्तु संसाधन है जिसका हम प्रयोग में लाते हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हो, हमारे पास किसी भी वस्तु को बनाने के लिए क्षमता हो, प्रौद्योगिकी हो। जैसे कि लकड़ी से क्या बनता है, टेबल, कुर्सी, कैसे बनता है, वो प्रौद्योगिकी के कारण ही तो बनता है, ठीक है। आर्थिक रूप से संभव हो तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी संसाधन वैसे चीज़ें हैं जिसका आर्थिक मूल्य हो और मानव संस्कृति के लिए वो मान्य हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संसाधन। एग्जाम्पल में आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक, कुर्सी, टेबल, मिट्टी, ठीक है, वायु, ठीक, ये सारे संसाधन हो गए। तो पहला हमारा हो गया। दूसरा है संभाव्य एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संसाधन के दो प्रकार, पहला संभाव्य, दूसरा संचित कोश संसाधन, इन दोनों में हमें अंतर बताना है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे संभावित संसाधन, यानी संभावना वाले संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है, ठीक, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, तो इसकी उत्खनन अधिक गहराई के कारण दुर्गम और महंगा, इसलिए ये अभी बचा हुआ है। राजस्थान, गुजरात क्षेत्र का पवन, सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं। तो ये हो गए संभावित संसाधन, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए संचित कोश संसाधन आपको लिखना है, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो फिर आपको लिखना है ये संचित कोश संसाधन, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारण संसाधन के ही अंश हैं, यानी जो उपलब्ध है, भंडारण है जिसका, इसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन वर्तमान में लाया नहीं जा रहा है, इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है या भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल से जल विद्युत हम उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आएगी, दोनों में अंतर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, तीसरा सवाल क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। हम संसाधन को क्यों बचाएं, उसकी उपयोगिता क्यों है बचाने की, वो हमें बताना है यहाँ पे। इसका आंसर हम करेंगे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण किया जा सके। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत जल, ऊर्जा, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी से रोकना है, ठीक है, यानी इनको बचा के रखना, उसी को बोलते हैं संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये मौजूद रह सके।
देखिए अगला सवाल चौथा है, संसाधन निर्माण में, संसाधन को बनाने में तकनीक की क्या भूमिका है। जो हमारे पास ज्ञान तकनीक है, मशीनें हैं, उसकी क्या भूमिका है, स्पष्ट हमें करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि एक विशेष तकनीक से उसे उपयोगी नहीं बनाया जाता। जैसे नदियों से बहते जल से बिजली उत्पन्न करना। हम बिजली कैसे बनाते हैं? जल से, तकनीक के द्वारा ही तो बनाते हैं। लकड़ी से कुर्सी टेबल बनाना, प्रकृति में लकड़ी पड़ी है, हम उसको कुर्सी टेबल बना देते हैं अपने ज्ञान से, तकनीक से। ठीक है, तकनीक मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान तकनीक टेक्नोलॉजी उसी को बोलते हैं। अतः स्पष्ट है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है पहला और दूसरा। पहला सवाल है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत विकास क्या होता है? देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, सतत विकास की अवधारणा का मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यानी वर्तमान पीढ़ी की जो संसाधन की आवश्यकता है, जैसे कि नदी का जल है, ठीक है, कोयला है, उसको पूर्ति की जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जाए, तो उसको बोलते हैं सतत विकास। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाए। संसाधन मानव के जीवन का आधार है या प्रकृति से मिला उपहार है। मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है, इसी कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों का ध्यान में रखकर वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा है। यानी हम संसाधन का प्रयोग ऐसे करें कि वर्तमान की ज़रूरत को भी पूरा कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें। जैसे कि जल को हम इस सदी ही ख़त्म कर देंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होंगी उनको जल कहाँ से मिलेगा, उनको कोयला कहाँ से मिलेगा, पेट्रोलियम कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूरत को पूरा करें और उसको बचा कर भी रखें, उसी को बोलते हैं संसाधन का सतत विकास की अवधारणा। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए दूसरा, स्वामित्व के आधार पे, मालिकाना आधार पे संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। कितने भागों में बांटा गया है वो बताना है। इसका आंसर हम करेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला व्यक्तिगत, किसी निजी व्यक्ति का होता है, जैसे बागीचा, तालाब, कुआं, ठीक है, भवन, यानी ज़मीन का टुकड़ा भी हो जाएगा, घर जायदाद, ये सारे क्या है? निजी है, किसी व्यक्ति का नाम पे होता है, व्यक्तिगत। दूसरा है सामुदाय, किसी समुदाय पे ही इसका कब्जा हो, जैसे कि मंदिर, मस्जिद। मंदिर देखिए सभी समुदाय का नहीं होता, जिस समुदाय से वो रिलेट करते हैं, जैसे कि हिंदू, मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसे। ठीक है, ये आपको दोनों लिख लेना है। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र की जनता के द्वारा इस पर हक होता है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, ये इतना तक। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।